अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो स्टार्ट करेंगे हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से और इसमें देखेंगे हम कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते हैं और क्या हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सिंपली हम बोलेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी are those sources of energy which have been used since a long time and which are used commonly। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sources of energy used commonly and since a long time। वो ऐसे sources of energy जिनको हम बहुत टाइम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने हाउस होल्ड्स में या बाकी चीज़ें या बाकी मशीन्स ऑपरेट करने में। तीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी यम जन वारिया वक्त पे यूज़ कर तो बेये यम जन बड़ कॉमनली इस यूज़ कर। फॉर एग्जांपल इसमें हम बोलेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हम बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को हम बहुत देर से यूज़ करते आ रहे हैं, कई 100 साल से। और इसके अलावा अगर हम इसमें बोलेंगे काउडंग है, वुड है और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, एलपीजी, पेट्रोलियम, बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड कॉमनली एंड सिंस ए लॉन्ग टाइम। और इनके जो हम एग्जांपल्स बता सकते हैं वो हैं फॉसिल फ्यूल्स, इसमें हम वुड लिख सकते हैं, इसमें हम यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोल एक्स्ट्रा। इसमें हम कन्वेंशनल सोर्सेज में एक दो पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो वो चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे। थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स भी इसमें आते हैं। एक एक करके हम इसमें देखेंगे, फॉसिल फ्यूल्स को देखेंगे थोड़ा सा, और जो मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे वो थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स आज हम पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल्स का आइडिया आपको ऑलरेडी है, आप छोटे क्लासेस से ही हम देखते आ रहे हैं व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, कैरोसिन है, ये सारी चीज़ें जो हैं फॉसिल फ्यूल्स में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, उसके बाद हम थर्मल पावर और हाइड्रो पावर प्लांट्स पे जाएंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स हम बताएंगे दीज आर फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम डेड एंड डिकम्पोज्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो मरे हुए और सड़े हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। फॉसिल फ्यूलन बनना लगन लक्ष बद तो करोड़ बद वरी। लिहाजा हम क्या बताएंगे, हमने पहले भी बताया कि दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। यहाँ पर एक और पॉइंट हम बताएंगे, फॉसिल फ्यूल्स में हमने एग्जांपल्स बताएं कोल की, पेट्रोल की, कैरोसिन एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, यानी कि कोल जो बनता है वो डेड प्लांट से बनेगा। कोल बनेगा बरीड और डेड प्लांट्स। तो पेट्रोल बनेगा कोल बनता है बरीड और डेड प्लांट्स से, और पेट्रोल जो है वो बनेगा डेड एनिमल्स से। एनिमल्स से पेट्रोलियम बनता है, तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बाकी उसी पेट्रोलियम से ही निकलते हैं। तो कोल जो है वो ब्रीड प्लांट से बनता है। ये सारी चीज़ें आपने पहले भी कई चैप्टर्स में पढ़ी हैं और पहले क्लासेस में भी ये पढ़ी हैं आपने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। यहाँ पर मैं शॉर्टली बताऊँगा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में इतना। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करने से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे पोलूटेंट्स पैदा होते हैं। हालांकि इनका बेनिफिट जो है, जब हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी व्हाट इज़ ए गुड सोर्स
गुड फ्यूल या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को किसको हम बोलेंगे, उसके कई पॉइंट्स फॉसिल फ्यूल्स फुलफिल करते हैं। दे हैव वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उनका हाई है। दीज आर इजीली अवेलेबल, वो चीज़ें भी हैं। दीज आर चीपर, तो थोड़े सस्ते भी हैं फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन इनमें जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो है पोलूशन की। लिहाजा फॉसिल फ्यूल्स के लिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, दे आर पोलूटिंग। यहाँ पर एक दो पॉइंट्स की जिक्र हम करेंगे। तो यहाँ पर हम बताएंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू एयर पोलूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके अलावा एसिड रेन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पोलूशन रिलेटेड हैं, और इनको आपने डिटेल में पढ़ना है बायोलॉजी के चैप्टर में, एनवायरनमेंट में शायद। तो इस इधर मैं इसकी डिटेल पे नहीं जाऊंगा, ये यहाँ पर वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है फॉसिल फ्यूल्स आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे हैव ए गुड कैलोरीफिक वैल्यू, दे आर इजीली अवेलेबल और रेडिली अवेलेबल जिसको हम बोलते हैं, बट दे हैव द मेजर limitation that they are polluting, they lead to air pollution, they lead to global warming, greenhouse effect and acid rain। ये मोटे मोटे अल्फाज में हमने बताया फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। इसके बाद हम जाएंगे थर्मल पावर प्लांट पे। थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट का नाम जो है वो निकला है थर्म। वर्ड थर्म जो है उसका माने है हीट, थर्म मीन्स हीट। तो इसमें थर्मल पावर प्लांट में हम जो एनर्जी यहाँ से निकालते हैं, उसके लिए पहले हमें यहीं से हीट एनर्जी देनी पड़ती है। हीट एनर्जी इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। पहले हम कुछ पानी लेते हैं, उसको हीट एनर्जी दे देते हैं ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, भाप में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद विच इज़ देन यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम याद रखेंगे इस तो गोडनेथ याद थर्मल पावर प्लांट्स मज क्या सा गसन कम। थर्मल पावर प्लांट्स मज हीट एनर्जी गसन यूज। अस आबस ग्रेख दिवन, अत बहा बनावन, सो बहा पत यूज इवन करन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। कैसे होता है वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आप याद रखोगे थर्म मीन्स हीट, सो हीट एनर्जी इज़ यूज्ड हेयर। लिहाजा हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई ना कोई फ्यूल यहाँ पर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल वी यूज़ मोस्टली कोल। थर्मल पावर प्लांट्स में हम मोस्टली कोल का इस्तेमाल करते हैं। थर्मल पावर प्लांट कैसे चलता है इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल या एक मॉडल का जिक्र करेंगे। एक प्रेशर कुकर से हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, आप देखो कैसे हम बताएंगे। तो बच्चों सपोज़ यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, इस प्रेशर कुकर को मैंने हीट एनर्जी दे दी, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी रखा हुआ है, और इस पानी से क्या है स्टीम बनता है, या इसमें वारिया गर्मी, युथु में गर्मी दी ये मज क्या नेर ये स्टीम मज सिटी अम मज क्या नेर स्टीम बाहर नेर अम मज। और बहुत ज़्यादा अगर मैं हीट एनर्जी दूंगा तो स्टीम बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ निकलेगा। इस स्टीम को मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं एक रोटेटरी ऑब्जेक्ट लूँगा। फॉर एग्जांपल एक बाल में लूँगा, उसमें मैं कुछ ब्लेड्स घुसाऊँगा। एक बाल में निमस अत मज में क्या ब्लेड्स थम तम सी नच। अगर किसी ने देखा होगा जिसको कश्मीरी में बोलते हैं वो ग्रट यथ वन, और अगर किसी ने वो देखा है उसमें वो एक टायर जैसा होता है, टर्र हिव आसन, अत मन लगित नेबर कुन ब्लेड्स। और इन ब्लेड्स पे जब कोई चीज़ पड़ेगी, फॉर एग्जांपल पानी पड़ता है यहाँ पर, अगर इस पर मैं स्टीम एक बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ इस पर स्टीम डालूँगा तो ये जो है ये चीज़ ये रोटेट करेगी, तो इसको रोटर बोलते हैं। जैसे ही ये रोटेट होगा, अगर इसको मैं एक डिनमो के साथ कनेक्ट करूँगा, डिनमो जो होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टीम से मैंने इस ब्लेड को रोटेट किया, और रोटेशन से हम बाद में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक मॉडल है जहाँ पर हमने बताया कि एक बर्तन में हमने पानी रखा, उसको हमने हीट किया, फिर हाई प्रेशर के साथ जब स्टीम बाहर निकला तो उससे हम एक चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। सेम यही होता है थर्मल पावर प्लांट्स में भी। थर्मल पावर प्लांट्स मज तसी कत गसन तम जय ये जन इलेक्ट्रिक करंट यी तुलन बाय हीट एनर्जी बाय द यूज़ ऑफ कोल। तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पर हम एक डायग्राम से उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने एक सिंपल मॉडल बनाया। इस मॉडल में क्या चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं इसमें, आप गौर से देखो। यह मॉडल्स में क्या सहल चीज़, वाटर रिजर्वायर, यथ मज क्या आब। वाटर रिजर्वायर में पानी होता है, इसको हम हीट जब देते हैं, हीट दिन से जो आबस ग्रेख खसन, इसमें भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है, और वो स्टीम किसी आउटलेट से हाई प्रेशर के साथ बाहर आ जाता है। यह कुन अंद नेबर नेरन स्टीम हाई प्रेशर सान नेबर नेरन। इससे क्या होता है, एक रोटर
रोटेट होने वाली चीज़ को रोटर हम बोलते हैं। ये रोटर चलता है, ये घूमता है। रोटर चलने के साथ एक एक्सल इसके साथ अटैच किया होता है। अख एक्सल अटैच एक्सल को एक्सल को डंड हिू, और उस एक्सल के रोटेट होने से जनरेटर जो है, जनरेटर ऑपरेट होता है और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं ए वाटर रिजर्वायर इज़ हीटेड, हीट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय कोल। ए वाटर रिजर्वायर इज़ हीटेड बाय यूजिंग कोल एज ए फ्यूल। Steam is produced which goes out through an outlet under high pressure. The steam rotates blades of a rotor which rotates an axle or turbine भी आप इसको बोल सकते हैं। The turbine rotates and produces electricity in the generator। इसको आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो, मैं भी यहाँ पर आपकी हेल्प करूँगा इसको लिखने में। तो खुद भी आप देख लो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसको मैं रब करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इस थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम लिखते हैं। लिहाजा हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखेंगे कि यह चीज़ थोड़ी सी लिखित इन ए थर्मल पावर प्लांट मज क्या कोल इज़ यूज टू हीट ए वाटर रिजर्वायर। कोल यूज ताकि दिमो अकिस वाटर रिजर्वायरस हीट, तम सह बन टू प्रोड्यूस स्टीम। हाई प्रेशर ऑफ स्टीम, जब स्टीम हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, इट काजेज रोटर टू रोटेट, इससे रोटर रोटेट हो जाता है। विच रोटेट से टर्बाइन एम नासन, जो मैंने डायग्राम में दिखाया था वो एक्सिल या वो डंडा जैसा, वो टर्बाइन से रोटेट हो जाता है। दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ ए जनरेटर, इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है जनरेटर की मदद से। जो जनरेटर लगा होता है, जनरेटर आपको पता होगा, जनरेटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय यूटिलाइजिंग मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी उसमें यूटिलाइज होती है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। मैकेनिकल एनर्जी हमने स्टीम की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस की और उसको फिर हमने कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये था थर्मल पावर प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब इसमें लिमिटेशंस और एडवांटेजेस हमें लिखने हैं। एडवांटेजेस हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें कोल के इस्तेमाल से, या वाटर हमारे पास बहुत बेतहाशा पानी के रिजर्वायर्स हैं, तो इसका ये एडवांटेजेस हैं। लेकिन इसके बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप ध्यान रखोगे तो इसमें कोल यूज़ होता है, या मुझे कोल गसन यूज़, लिहाजा करके इसमें भी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं, हैंस इट कॉजेज पोल्यूशन। तो ये डिसएडवांटेज आप खुद देखोगे कॉपी पे। डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स इज दैट they cause pollution because fossil fuels are used in thermal power plants। thermal electricity अगर हम बोलेंगे तो इसके लिए हमें क्या होता है, इसके लिए जो पोल्यूशन का ज़रिया बनता है वो बनता है कोल, और बाकी फ्यूल्स जो इसमें यूज़ होंगे, कोल ही मेनली यूज़ होता है। तो कोल जो यूज़ होता है इसमें पोल्यूशन का कॉज बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कोल इज़ इन ए लिमिटेड सप्लाई इन अर्थ। कोल लिमिटेड सप्लाई मीन्स हैंस दिस बिकम्स एन एग्जॉस्टेबल सोर्स। ये कोल जो है वो एग्जॉस्टेबल सोर्स है, लिहाजा थर्मल पावर प्लांट्स ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट इज़ डिपेंडेंस ऑन कोल, कोल पे डिपेंड करता है, और उसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट्स एग्जॉस्टेबल सोर्सेज बन जाते हैं, क्योंकि कोल खुद एक एग्जॉस्टेबल सोर्स है। दो डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो, पोल्यूशन और एग्जॉस्टेबल सोर्सेज। इसके बाद हम बढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट्स की तरफ। हाइड्रो पावर प्लांट्स इसके बाद और एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या चीज़ होती है और कैसे ये ऑपरेट करता है वो हम आपको बताएंगे। बहुत गौर से देखो आप। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिहाजा इसमें वाटर यूज़ होता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स में वाटर यूज़ होता है। हालांकि थर्मल को हमने थर्मल क्यों, वहाँ पर भी वाटर यूज़ होता था, लेकिन थर्मल इसलिए हमने बोला था उसमें हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है, इसमें वाटर की पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर होती है, जो पानी की काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हुई होती है इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये साथ कहाँ ते ऑब्जेक्ट हाइट पे तथ में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर आसान। अगर कुछ जाए हेर पे आब बन वस, अगर कहीं पर ऊपर से पानी नीचे आएगा तो आप समझ लेना चाहिए उधर पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कई एक चीज़ों से इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम आगे देखेंगे कैसे होता है ये। तो पहले हम बताएंगे जो वाटर होता है उसको या तो किसी हाइट से हम नीचे, अगर नेचुरली कहीं पर
वाटरफॉल है। अगर कुंजे नेचुरली वाटरफॉल छो तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाटरफॉल नहीं है तो हमें एक वाटरफॉल बनाना है। उसको हम कैसे बनाते हैं? उसको हम डैम से बनाते हैं। या बुतेज बांडाक दिवन जिसको डैम बोलते हैं। तो इसमें पानी को हम स्टोर करते हैं। युथु आब अत स्टोर गसन जो हाइट पे अत में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर गसन। पत आब त्रावन लकटो लकटो गेटों की बोन। इस पानी को नीचे आने दिया जाता है जिनको बोलते हैं स्लूस गेट्स। तो स्लूस गेट से इस पानी को नीचे आने दिया जाता है। आब शहर पर बोन वसन, यानी कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जब वो एक रोटर पे पड़ती है, रोटर की ब्लेड्स पे, बिल्कुल उसी तरीके से इस पे ग्रेटा आसन। ग्रेटस मज यम थद आब वसन पे पेवन ये ब्लेड्सन पे टर्र नचन, इसको हम रोटर बोलेंगे साइंस में। और ये रोटर जो है रोटेट होता है। रोटेट होते होते ये फिर से जनरेटर का टरबाइन रोटेट करवाता है और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा हमें लगता है कि थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें भी हमें कुछ मेहनत की ज़रूरत है। अगर डैम हमें बनाना पड़े तो या तो नेचुरली वाटरफॉल होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स यूज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। हाइड्रो पावर प्लांट्स करन यूज़ पोटेंशियल एनर्जी आबच, तम से इलेक्ट्रिक करंट बनाइथ हेकन। अगर लिखना होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट में क्या चीज़ होती है, हम बताएंगे वाटर रिजर्वायर यहाँ पर होता है। अगर हमें डैम बनाने की ज़रूरत है तो वो हम बनाएंगे। A dam is constructed on a water reservoir so that potential energy of water is utilized to rotate the blades of a rotor. The rotor rotates the turbine of a generator and hence electric current is produced. मैं फिर से आपकी हेल्प करूँगा लिखने में। जब तक मैं रब करूँगा तो आप भी साथ साथ लिखो। फिर से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा हमने क्या बताया और लिखा क्या। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम। एक डैम को कंस्ट्रक्ट करके हम पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं। और फ्रॉम ए वाटरफॉल, अगर नेचुरली वाटरफॉल होगा तो वो बेटर है। टू रोटेट ब्लेड्स ऑफ ए रोटर, ब्लेड्स ऑफ रोटर, रोटर की जो ब्लेड्स हैं उनको रोटेट करने के लिए, जिससे फिर एक टरबाइन रोटेट होता है जनरेटर का एंड विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल है ये भी। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और थर्मल पावर प्लांट को देख के हमें लगता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बेटर है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन नहीं होती है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हमने यूज़ नहीं किया। इसको नहीं तो कहीं फॉसिल फ्यूल यूज़ बासन जहनस में शायद यहाँ पर हम पोल्यूशन नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसका सीरियस कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, डैम्स बनाने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। बायोलॉजी में भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आपको एक आइडिया दूंगा तो वो हम देखेंगे। जब डैम हम कहीं पर बनाते हैं, इसको डैम बनाओ, वाटर लेवल राइजेस, वाटर लेवल गसन राइज। फॉर एग्जांपल किसी नदी पे मैंने डैम बनाया तो बैंक्स पे अब वाटर ऊपर ऊपर आ जाएगा। अगर कहाँ कोल अत पे दित मे बुथ बंड, अमकन बाठन पे खस में आब हेर हेर, और जो इसमें प्लांट्स थे, जो इसके बैंक्स पे प्लांट्स थे इस नदी के या इस दरिया के, दे गॉट सबमर्ज्ड, तिम गई वन कॉलम महज। और बाय डिकम्पोजिशन क्या होता है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन जब होती है इसमें अत मज प्लांट्स बे क्या एनिमल्स मरन, सड़न। तो इससे क्या हो जाता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन से मीथेन प्रोड्यूस होता है, तम मीथेन ती प्रोड्यूस गसन विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। और सबसे बड़ा चीज़ जो हम बताएंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और डैम्स बनाने से बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स हुए हैं हमारे। इसी का वजह है कि कई जो है अपोजिशन, कई लोग इसकी अपोजिशन कर रहे हैं डैम्स बनाने की। अब आपने सुना होगा एक मशहूर स्ट्राइक है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया था, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, नर्मदा नदी के ऊपर। और जिसकी वजह से लोकल जो लोग थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का खमियाजा भुगतना पड़ा था। उसकी वजह से एक तहरीक चली थी नर्मदा आंदोलन। और एक तहरी डैम है जो रिवर गंगा के ऊपर बनाया गया था, उसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम्स झेलने पड़े थे। तो बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स वी आर पोल्यूटिंग द वाटर बॉडीज, we are increasing global warming and we are doing loss of biodiversity। ये चीज़ें हम इसमें limitations में लिखेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर हम बताएंगे, बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड,
pollution and global warming takes place. युथुई आब लेवल हेर खसान प्लांट्स तो एनिमल्स क्या अत मज बढ़न गो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो खत्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अंद पक ज़मीन इन डैमन नश सह ख़राब गसान बिकॉज उसमें पानी भर जाता है. और ग्लोबल वार्मिंग हमने बताया क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से. उसमें पानी जब ऊपर आ जाता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से वहाँ पर मीथेन प्रोड्यूस होता है. मीथेन प्रोडक्शन, मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. ये नंबर 1 पॉइंट है. नंबर दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, हाइड्रो पावर प्लांट हम वहीं पर बना सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी कोई नदी या वाटरफॉल या दरिया होगा. इस हेको तथी बन ये ऑलरेडी अस नश वाटर रिजर्वायर. इस हेको प्रैत कुछ जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाई क्या, वो इसका दूसरा लिमिटेशन है. These cannot be constructed everywhere. So these dams, they cannot be constructed everywhere. So hydropower plants cannot be constructed everywhere. इस हेको तती बनाइथ हाइड्रोपावर प्लांट्स येत आबुक रिजर्व है. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी बिजली हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं उनसे प्रोड्यूस हो जाती है. तो बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स का नाम आपने सुना होगा. आपके लिए एक असाइनमेंट है, जम्मू कश्मीर के हाइड्रो पावर प्लांट्स के नाम आप मैं अपनी कॉपी पे लिखना है. और नर्मदा आंदोलन और मैंने आपको बताया था तहरी डैम जो रिवर गंगा पे बनाया गया था, इसके बारे में भी आप जानकारी हासिल करो. यहाँ पर मैं नाम इनके लिखूंगा. नर्मदा आंदोलन, नर्मदा आंदोलन और तहरी डैम. नर्मदा आंदोलन और तहरी डैम, इनके बारे में आप जानकारी हासिल करो. तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया हाइड्रो पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स और फॉसिल फ्यूल्स. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर करेंगे. शुक्रिया और अपना होमवर्क और असाइनमेंट करो.